अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करने पर कड़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमती वज़रा की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शिरकत के लिए आना चाहते थे, लेकिन कायदे अज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ की जानिब से स्पीकर को मौसूल होने वाले पैगाम की वजह से शिरकत को मुलतवी करना पड़ा, जिसमें यह धमकी दी गई कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने शिरकत की तो वो शरीक नहीं होंगे। कौमी सलामती के मामलात में तमाम सियासी जमातें एक सफ़ में खड़े होने की बजाय इस पर अपनी सियासत चमका रही हैं। क्या वजह है? मुल्की मफाद की बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दी जा रही है और हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर तनकीद करते हुए एक दूसरे को इल्ज़ामात की जद में ला रहे हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है तारिक महमूद साहब को। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी हैं। सर आपका थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ ज़मीर हैदर साहब मौजूद हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उसके अलावा एंकरिंग भी करते हैं। सर आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब आपसे बात शुरू करते हैं। ये आपने देखा मामला चल रहे, पहले बजट का मामला था, बजट से पहले जो तकारीर हो रही थी एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंकी गई, सैनिटाइज़र मारे गए, फिर कुछ हालात को कंट्रोल में लाया गया, फिर अपोजिशन की तकरीर पे हंगामा हुआ, फिर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पे कुछ वहाँ पे स्मूथनेस आ गई थी, लेकिन लग नहीं रहा कि इनके आपस में मामलात कुछ ठीक होते नज़र आ रहे हैं। आपने देखा कौमी सलामती इजलास के बाद भी बयानबाजियाँ हो रही हैं, कैसे देखते हैं आप तमाम मामले को? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नसीम भाई, जो सूरत हाल है उसको नॉर्मल रखना ख़ुद इमरान ख़ान उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी होंगे, जिसकी मिसाल आपने देखी और हवाला भी दिया कि ख़ान साहब ने जब तकरीर की तो उस वक्त खामोशी थी और पहली तकरीर थी इस पूरे अरसे के दौरान 3 साल में जिसमें ये नहीं कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, जिसमें ये नहीं कहा कि मैं जो है वो चोर और करप्शन और फलाना, बल्कि अपोजिशन के एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने अज़राए मजाक कहा कि हमने एनआरओ दिया तो इमरान खान साहब ने असम्बली के अंदर तकरीर की है। उसके बाद जो कौमी सलामती की जो मीटिंग थी उसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब को उसमें शरीक होना चाहिए था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हैसियत से। अब उसका जो एक्सक्यूज़ सामने आया है कि जनाब बाज़ अपोजिशन, जो सेक्रेटेरिएट से स्टेटमेंट भी आया कि बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं की रिजर्वेशन की वजह से इमरान खान साहब वो नहीं हुए, तो इससे मामला जो है वो निभा नहीं है जिसको कहेगा कि भाई आप वज़ीर-ए-आज़म थे, अगर अपोजिशन एतराज़ कर रही थी तो आपको उससे पहले ये बात पब्लिक कर देनी चाहिए थी कि जी मैं आना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून के XYZ कौन कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं आऊँ, लेकिन हो सकता है कि वो इनकी बात का पर्दा रखना चाह रहे हो। नहीं, ये कौन सी बात सामने अगर ऐसा पर्दा था तो वो तो वहाँ पे फिर वो पर्दा बेनकाब हो गया जब लोगों ने कहा कि जी इमरान खान साहब खुद क्यों नहीं है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने बाहर निकल के कहा कि इमरान खान साहब को होना चाहिए था। तो वो अगर इमरान खान साहब ऑब्जर्वेशन किसी की कोई रिजर्वेशन थी उसके बावजूद भी आते या नहीं थी तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छी बात होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक हुकूमत के सरबराह के तौर पे जिसका जवाब उनको देना चाहिए था। इजलास था कि उनको आना चाहिए था। और फिर बात यह है कि ये कोई सियासी मामला नहीं था ना, एक ऐसा मामला था जिससे हमारे रियासत के मुस्तकबिल का मफाद वाबस्ता है। आपको पता है कि कितने एक्सटर्नल थ्रेट हैं, आपके इल्म है कि क्या क्या सूरत हाल, कितनी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उसके कितने रिएक्शंस की हमें तवक्को है, कई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पैदा हो सकती हैं। तो जब अपोजिशन आपके साथ बात करने के लिए तैयार है, जब हम कहते हैं कि नेशनल इश्यूज़ के ऊपर किसी कोर एजेंडे के ऊपर कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, तो फिर इमरान खान साहब का ना आना समझ से बालातर है। तो सियासी महाज के ऊपर ये जो हल्की फुल्की मौसीकी है ये ज़रूर चलती रहेगी, चलती रहनी भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर सियासत का जो वो मज़ा है वो 12 मसाले जब तक उसमें नहीं होंगे वो किरकिरा रहेगा, वो चलेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे लिए जो फ़ायदे की बात है या जो होनी चाहिए वो ये कि कुछ इश्यूज़ हैं, चाहे वो इकॉनमी का है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का है, इंटरनल सिक्योरिटी का है, एक्सटर्नल थ्रेट्स का है, कश्मीर का इशू है, अफ़गानिस्तान है, इन इश्यूज़ के ऊपर अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो एक मौक़िफ़ अगर बना लेते हैं जो रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है तो इसमें 22 करोड़ आवाम का मफाद है। अगर ये नहीं होता है तो ये फिर हम सब की बदकिस्मती इसके सिवा। ज़मीर हैदर साहब आप ये बताइएगा, जिस तरह तारिक महमूद साहब ने कहा असेंबली के अंदर हल्की फुल्की मौसीकी, लेकिन बात तो उससे आगे चली गई है। वहाँ पे तो जूते चलने शुरू हो गए या सैनिटाइजर्स मारे गए, किताबें मारी गई, औरतों का ख्याल नहीं किया गया। तो ये अवाम ने क्या इनको असेंबली में इन कामों के लिए भेजा?
देखिए, ये दुनिया भर की असेंबलीज में होती हैं, कुर्सियां चलती हैं, मार कुटाई होती है, दैट इज़ इररेलेवेंट। हाँ, लेकिन आपके एक माशरे की कुछ इक़दार हैं जहाँ पे आपको गाली गलोच से अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पर जहाँ पे ख़वातीन भी हों। वहाँ पे हमारे एक माशरे में है, बाहर के वेस्टर्न ममालिक में शायद ये इसका इतना वो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ थोड़े से इक़दार हैं जो जिनको आपका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन बात यह है, जो जिस तरह तारिक बात कर रहे थे, मुझे ये रीज़न समझ नहीं आती। दिस फॉर मी दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि जी ऑपोजिशन लीडर या किसी ने मैसेज करवाया, दिस इज़ नो एक्सक्यूज़। मतलब या तो फिर ये आप समझ लें कि जी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी अहमियत नहीं दी इस इजलास को। अगर उनके नज़दीक ये अहम होता तो वो कम वक्त में वो पहुंचते, आते, वहाँ पे बैठते। एक उनकी अपनी पार्टी और अलाइड पार्टीज़ को एक मैसेज आता कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर आगे बैठा हुआ है, सामने बैठा हुआ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है कि कहीं पे भी दुनिया भर में जहाँ पे इस लेवल पर कौमी सलामती के मामला जहाँ पे डिस्कस हो रहे होते हैं और वहाँ पे उन मुल्क ममालिक के सरबराहान मौजूद होते हैं, ताकि एक वहाँ पे एक मैसेज ये जा रहा होता है इंटरनेशनली कि जनाब एक सॉलिडरिटी है और इसमें प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा है और पीछे तमाम जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन की हैं या इस पे मतलब गवर्नमेंट की हो, ट्रेजरी की हो, मतलब कौमी सलामती है तो कौमी यकजहती भी नजर आनी चाहिए। और चाहे जो भी है, चाहे ऑपोजिशन माने या ना माने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के हैं, पाकिस्तान के हैं, वो इस्लामाबाद के नहीं हैं, वो पीटीआई के नहीं हैं, वो लाहौर के नहीं हैं, वो केपी के नहीं हैं, वो मुल्क के हैं। और मुल्क की जब फेस है वो इमरान खान है, ना आपके आर्मी चीफ हैं, ना आपके DGISI हैं, ना आपके सदर हैं। आपका इस वक्त जो फेस है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है। और दुनिया जो है, जिस तरह उन्होंने उस दिन जो बजट के ऊपर जब तकरीर कंक्लूड की, उसमें चलें, उसमें भी तो फिर यही हमें सुनने को मिला कि जनाब पैगाम भिजवाया गया था कि अब आप कोई शरारत नहीं करेंगे, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई बदतमीजी नहीं होगी और प्राइम मिनिस्टर को आराम से सुना जाएगा। तो ये तो अब अजीब मामला शुरू हो गया है कि उधर से पैगाम जाते हैं तो अपोजिशन खामोश हो जाती है, अपोजिशन की तरफ से पैगाम आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आते ही नहीं है। अब ये तो कोई जमहूरियत नहीं है ना। ठीक है, हल्का फुल्का एहतजाज करना आपका अपोजिशन का काम है, हुकूमत कभी एहतजाज नहीं करती होती। ये तो खैर अब हमने पहली दफा रवायत देखी है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तकरीर करने के लिए खड़ा हो और आप उसके ऊपर एहतजाज करना शुरू कर दें, आप उनकी बात सुनकर उनका जवाब देते हैं। और हमेशा यही होता है, ऑपोजिशन तकरीर नहीं सुनती है, ऑपोजिशन ने सिर्फ अपनी कहनी होती है और वही होता है और ये दुनिया भर में होता है। लेकिन चलें, जो भी हुआ, अब बात यह है कि आपने एक मामला बहुत ही संगीन है आपके कि जी आपकी कौमी जो लाइन क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है, बेसिकली आपके कौमी इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं कि मतलब इंटरेस्ट क्या है आपका, उसमें आपको सब नज़र आना चाहिए कि जनाब ये इतनी इंपॉर्टेंट 8 से 10 घंटे चली, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। अब बात यह है कि वहाँ की क्या मतलब ऑडियो कैसेट्स या वीडियो कैसेट्स में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाइए टाइम में बैठ के देखेंगे, हाँ भाई अच्छा DGISI ने ये ब्रीफिंग दी, ये पावर पॉइंट पे कहा, ये कहा। ऐसा नहीं होता है। तारिक महबूब साहब, आप जिस तरह ज़मीर ने बड़ी अच्छी बात की कि लीडर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, मौजूद होना चाहिए। इसी तरह जब बजट की कंक्लूजन रिमार्क्स हो रहे थे, सेशन चल रहा था, तो शहबाज शरीफ उस वक्त वहाँ से गायब थे। और दूसरा, जब यही कौमी सलामती की मीटिंग थी तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो तकरीर करके असम्बली में तो कराची रवाना हो गए। तो आप अपोजिशन का किस तरह रोल देखते हैं, सीरियसनेस उनकी? कौमी सलामती की मीटिंग में से आप कह रहे हैं? नहीं, जैसे शहबाज शरीफ जो बजट कंक्लूजन था उसमें भी यानी उन्होंने पहले तो कहा था कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे और उनके 30 मेंबर्स ही नहीं आए। ठीक है, उसके ऊपर भी मेरी भी शायद खाकाना भाई सबसे काफ़ी तफसीली बात हुई। मैंने उनको कहा जी कि वो कहते हैं हमने सीना ठोक के और खम ठोक के जो है ना बजट पास करवा लिया और आप आस्तीने चढ़ा के कहते थे कि जी बजट पास नहीं होने देंगे। तो भाई साहब का जवाब था कि भाई अपोजिशन तो हर बार यही कहती है कि हम बजट, तो हमारे तो ये पॉलिटिकल स्लोगन है, हम तो हर बार यही कहेंगे कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, हम हर बार यही कहेंगे कि बजट को टफ टाइम। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है नसीम भाई, कि बजट की जो स्पीचेस हुई हैं ना,
12-12 बजे तक सेशन चला है। बिल्कुल। तो वो जो एक कहते थे ना कि जी वो एक साहब जो है वो गज़ल सुना रहे थे तो सामने एक ही सामे था, तो उनसे पूछा कि यार आप बड़े फ़न के कदरदान हैं, तो उन्होंने कहा मैं फ़न का कदरदान नहीं हूँ, मैं तंबू वाला हूँ जिसने ये कुर्सियाँ और तंबू लेके जाना है। इधर भी यही सूरत हाल थी। 100 घंटे से ज़्यादा इजलास चला। 12 बजे तक का जो इजलास चल रहा था, तो उसमें हॉल में जो 10, 15, 20 लोग बैठे होते थे वो वही होते थे कि जिनकी तकरीर होनी होती थी, या वो लोग होते थे कि जिस तरह नसीम साहब की तकरीर है, तो जब वो खड़े हुए हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके साथ 2, 4, 5 लोग साथ में बैठ जाएं ताकि कैमरे के फ्रेम में आ जाए कि कोई लोग बैठे हुए हों। किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो सजेशंस हैं, ना देने वाले इंटरेस्टेड थे ना सुनने वाले इंटरेस्टेड थे। बजट स्पीच से नहीं थे, आपका फाइनेंस मिनिस्टर बैठता सुनता क्या सजेशंस आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, किसी के ऊपर कोई डिबेट होती, कोई और चीज़ होती। जो कट मोशंस आई हैं उनकी सूरत हाल भी आपने देख ली है कि 4 या 6 के ऊपर जब बात शुरू होती है तो उसके बाद जो है ना वो सबको कहते हैं जी इन सबको क्लिप कर लें और ये मिनिस्ट्री निपट गई फलाना। तो ये तो सिर्फ ऐसा है कि जिसके अंदर आप समझेंगे टाइम पास करने वाला और एक ट्रेडिशनल काम है, तो लोग उसी तरीके का जो से मनी है, जो ये पर्क्स लेते हैं, अपनी सैलरीज लेते हैं, काम कोई नहीं करते कौमी असेंबली में आके, और जिन लोगों ने वोट दे के इनको असेंबली में भेजा है उनको क्या ये डिलीवर माहौल ही ऐसा है। असेंबली आपकी कोई 15, 20, 25 MNAs ने कैप्चर कर रखी है, हॉस्टाइल है उनके हाथों में। वही लोग खड़े होते हैं, हम लोग भी उन्हीं को दिखाते हैं कि जी एहसन इकबाल साहब आ गए, शाहिद खाकान आ गए, बिलावल भुट्टो आ गए, कोई कहीं मुजफ्फरगढ़ का, लिया का, बलूचिस्तान के किसी ज़िले का कोई बंदा खड़ा होता है और आकर खड़े होकर अपने हलके की बात करे, कोई बहुत अच्छी से अच्छी बात कर दे, उसको भी कोई नहीं दिखाता ना सुनाता है। और कोई इंतहाई बेतुकी बात, कोई जिसका ना सर पैर हो, वो भी अगर किसी बड़े आदमी ने कह दिया तो वो हेडलाइंस की जीनत बन जाती है। तो सीरियसनेस जो है ना वो कहीं पे भी नहीं है। अपनी तकरीर करने वाली बात जो है, देखें शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर। अच्छा, ये हम तकरीर पे बात करते हैं, ब्रेक ले लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर की। मेरे ख्याल मैं ज़मीर रज़ा साहब से पूछता हूँ कि एक तो उन्होंने जिस तरह कौमी असेंबली में तकरीर की, उन्होंने छेड़छाड़ की काफ़ी ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, फिर उनका भी जवाब आया। एक तो उस पर अपना तबसरा दीजिएगा। दूसरा, ये कौमी सलामती की जैसे मीटिंग थी और इसको बिलावल भुट्टो ने अटेंड नहीं किया, बहुत सीरियस मीटिंग थी और वो कराची चले गए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, इसमें 2 वजूहत थी बिलावल भुट्टो साहब के जाने की। एक तो ये कि जरदारी साहब की अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अगर आपको मालूम हो, और वो उनको फिर जाना पड़ा। जो मुझे मालूम है कि यही वजह थी, वरना उनका यही प्लान था। वैसे मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पे भी है कि जब कौमी मफादात आ जाए और लीडर हजरात हैं तो ये घरेलू मामलात और इस तरह की चीज़ों को थोड़ा पसे पुश डालना चाहिए। आप बहुत रात में निकले, लेकिन उस वक्त मीटिंग खत्म हो गई थी, मेरे ख्याल है शायद इशाइये के वक्त के ऊपर शायद बिलावल तकरीबन 70% ऑफ जो ब्रीफिंग थी वो सुन चुके हुए थे और उनका इरादा नहीं था जाने का। लेकिन प्रोबेबली जिस तरह मैंने कहा कि देखिए, ऑपोजिशन के लीडर की मौजूदगी और मतलब कोई इतना बड़ी माने नहीं रखती। वो किसी अपने कोलीग से पूछ सकते हैं। एक होता है सिंबॉलिक, एक वहां पे कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ, जो मैंने पहले बात की कि प्राइम मिनिस्टर का बैठना इज समथिंग एल्स। ऑपोजिशन के लीडर्स में कौन है कौन नहीं है, लेकिन एक ऑपोजिशन एक जॉइंट एक पूरा एक पैकेज है, तो उसमें वो अगर बिलावल, लेकिन फिर भी अब दिलचस्प वो जो आपने बात की कि जी वो कौमी असेंबली में जो तकरीर नोक-झोंक हुई, असेंबली में तकरीर जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ दे बात लगी, अंडरस्टूड सी बात है कि ISI सबके फोन टैप करती है, सुनती है, मामला हैं उनके, मतलब ये भी कौमी सलामती में भी आ जाता है ये चीजें, और सारी दुनिया में होता है, और सारी दुनिया में होता है। लेकिन एक जमहूरी पार्टी का, बहुत जमहूरियत का जिसने अलम उठाया हुआ है और आज से नहीं 50 साल से ज़्यादा अरसे से उठाया हुआ है, उस पार्टी का चेयरमैन, दो यंग बट ही इज़ अ चेयरमैन, वो कहता है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को कि ISI को कहेंगे इनके टेलीफोन कॉल्स टैप करवाएं। मतलब दैट वाज आई थिंक ए बिट टू मच फ्रॉम बिलावल। ये कहना अच्छी बात नहीं है। आपने अगर कहना ही था तो आप IB कह देते भाई, सरकारी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे तो IB है ना, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। चलें, अब बात यह है कि आपने टारगेट सिर्फ उसी को क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी, और भी बहुत सारे लोग थे, फवाद चौधरी नहीं पीपल्स पार्टी में रह के गए हुए, तो
शाह महमूद कुरैशी क्योंकि मतलब वो शायद सबसे बड़ा ओहदा भी अब उनके पास पार्टी में इमरान खान के बाद वही है, उनके पास है, फिर वो डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी हैं, इस वजह से किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीछे कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी। वही कहानी तो बताए ना। अब ये मुबैना तौर पे देखे, मैं इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं कह रहा कि मतलब एक कोई दौरा था जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ईरान शायद अकेले गए थे या फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ गए हुए थे, तो वहाँ पे किसी बहुत बड़े वो होटल की लॉबी में चलते हुए बात उन्होंने की, मुबैना तौर पे देखें, मुझे कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी डिप्लोमेट से या किसी फॉरेनर से बात की कि जी प्रॉबेबली मतलब यू विल नेक्स्ट टाइम यू विल रिसीव मी एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब क्या नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग हियर इन ईरान एज प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने मजाकन कहा या नहीं कहा, मुबैना तौर पे मेरे तक ये इत्तला, लेकिन सियासतदान का तो हक भी बनता है ना, अगर कोई सियासत कर रहा है कौमी असेंबली में है, तो वो सोचेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कहा जाता है कि ही इज ओवर एम्बिशियस, कि प्राइम मिनिस्टर भाई मैं मतलब उनका ये ख्याल है कि वो बहुत सुलझे हुए, पढ़े लिखे और आलिम, मतलब आलमी बरादरी में उनका एक नाम है, प्राइम मिनिस्टर मटीरियल हैं, वो ये समझते हैं अपने आप को, और यकीनन होंगे भी, हम तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है उनके पास, वो इलेक्शन जीतते भी हैं और इंडिपेंडेंट जीत के भी आ जाते हैं, तो एक है। लेकिन इस पूरे के पीछे ये उस वक्त भी हुआ, उस वक्त भी इसीलिए नाराज हुए थे जब पहले मखदूम अमीन फ़हीम साहब का नाम आया था कि जी इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो अचानक फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम, अगर क्यों जी इसी तरह ही हुआ था, बिल्कुल जी। उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब समझते थे कि उनके साथ ज्यादती की गई है। तो हर कोई करता है, अगर कोई पोजीशन इस तरह की आ रही है और एमएनए है तो कोशिश तो करेगा। एक लॉबिंग की बात होती है नसीम भाई, और एक होती है कि क्लेम कि नहीं भाई, मतलब जिस तरह क्लेम टू थ्रोन नहीं होता कि मेरा हक बनता है। तारिक वो सब मुस्कुरा रहे हैं, इनको कोई बात याद आ रही है, बड़ी अच्छी। प्राइम मिनिस्टर, बाज लोग प्राइम मिनिस्टर मटेरियल जरूर होते हैं, लेकिन उनके हाथ में जो है लकीर नहीं होती। बाज़ लोग मटेरियल नहीं होते फिर भी बन जाते हैं। सबसे ताज़ा तरीन मिसाल उस्मान बुज़दार साहब हैं आपके सामने, तो ये मुकद्दर का चीफ मिनिस्टर बन गए। मुकद्दर का लिखा जो है ना कोई नहीं टाल सकता। एक महीने के लिए मतलब चौधरी शुजात हुसैन साहब भी प्राइम मिनिस्टर 40 दिन के लिए बने। ऐसा भी हुआ है कि लोगों को कन्वे कर दिया गया एक दफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को कि आपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनना है, और फिर जो है वो आखिरी वक्त के अंदर आखिरी दिन उनको मना हुआ। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब ने मज़ारी साहब का नाम दिया, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये सिर्फ जो है ना ये ऊपर जो मुकद्दर का लिखा हुआ है, बल्कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि शहाब मखदूम शहाब जो है, अच्छा मखदूम नहीं उनका तो प्राइम मिनिस्टर का हो गया था तकरीबन, मखदूम शहाबुद्दीन, लेकिन राजा परवेज अशरफ, और जिस दिन हुआ उसी दिन वो एफिड्रीन का केस उनके ऊपर निकला। वो एक अलग बात है कि वो एफिड्रीन के केस के लिए राजा परवेज अशरफ साहब के लिए किसने क्या किया और कैसे एएनएफ की गाड़ियां मूव हो गई और किस तरीके से प्रेशर बिल्ड हो गया, और अचानक से जो है ना वो कियानी साहब की जो चीज़ें थी वो उसका फ़ायदा जो है राजा परवेज अशरफ साहब को हो गया। फिर लोग बड़ी बातें करते हैं कि जी एक ही इलाका था, गुजर खान बिरादरी और बड़ी सारी चीज़ें। किस्मत की बात है, आपको याद होगा कि मखदूम शहाबुद्दीन के साथ कमर जमान कायरा का नाम उनका नाम भी चल रहा था, बिल्कुल राजा परवेज अशरफ का तो नाम ही नहीं, राजा परवेज अशरफ साहब बन गए। तो ये जो बिलावल साहब ने शाह महमूद साहब को हिट किया ना, देखें अब बिलावल साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बड़े करीब हैं। आपने देखा है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है ना बड़ी सीरियस किस्म की राइवलरी है जो चीज़ें। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने मौका फराम कर दिया बिलावल भुट्टो को इस बात का कि बिलावल भुट्टो इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें कि इमरान खान साहब को डैमेज करने के लिए, ऐवान का माहौल ख़राब करने के लिए, और ये कोशिश करने के लिए कि आज कौमी असम्बली के जो हालात हैं वो इतने ख़राब हो जाएं कि इमरान खान साहब खिताब के लिए ना आ सकें। तो बिलावल साहब ने उस मौके से फ़ायदा उठाया और रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की कि देखें शाह महमूद साहब ने आज कौमी असम्बली के ऐवान का माहौल ख़राब किया, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब ना आए। और ख़ुद PTI के कई लोग हैं
एक फेडरल मिनिस्टर और जो उन्हीं उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बाज़ लोगों को ये सूट करता है कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली में ना आए ताकि उनकी जो है ना वो चौधराहट चलती रहे और वो चीज़ें करें। हमारे कई सीनियर लोग इमरान खान साहब को मना करते हैं कि जनाब आप ना आए, वहाँ कोई माहौल नहीं है, आपके लेवल की चीज़ें नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। इमरान खान साहब बाज़ दफ़ा खुद आना चाहते हैं, ये लोग रोकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब बाहर थी तो कुछ लोगों को सूट करता था कि बेनज़ीर वापस ना आए और यहाँ पे जब आएंगे तो उनकी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से बाज़ वफाकी वज़रा को सूट करता है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में ना आए, ना एक्टिव हों, ताकि उनकी जो राजधानी है वो चलती है। ज़मीर हैदर साहब ये बताइए, पीपल्स पार्टी का आपको मुस्तकबिल में, जैसे पंजाब में ये दोबारा होना चाह रहे हैं कि ये इनका वहाँ पे थोड़ा सा बेहतरी आ जाए, क्योंकि एक आस थी नजीम से वैसे कसम से, लेकिन मुझे उसके बाद जब वो दोबारा मंजूर वट्टू साहब के साथ मुलाकात होगी ना आसिफ अली जरदारी साहब की, ये फैक्ट है कि मंजूर वट्टू साहब की वजह से पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, पीपल्स पार्टी को पंजाब में। साउथ पंजाब में इतनी उनकी चलती नहीं थी, लेकिन साउथ पंजाब में फिर लोग थोड़े से डिस्टेंस करना शुरू कर दिया खुद उन्होंने कि भाई ये तो अब ये देखें, मतलब कमर जमान कायरा मतलब एक जियाला, एक एक्टिविस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन मतलब नहीं है, कारकुन चौधरी मंजूर, बड़े ग्रास रूट से उन्होंने ये लोग किया हैं, ये पैदल चल के भी पूरा पंजाब घूम के लोगों को कायल कर सकते हैं। और मंजूर वट्टू पता नहीं सिर्फ मुलाकात बराए मुलाकात थी या फिर शायद उसको दोबारा कोई टास्क देने की कोशिश ना करें। ये भी साजिश हो सकती है, जैसे इमरान खान को असेंबली में नहीं आने दिया जा रहा, पीपल्स पार्टी को पंजाब में नहीं आने दिया जा रहा। ये ना मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है, मंजूर वट्टू साहब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, सब कुछ है, लेकिन बात यह है कि वो ही इज नॉट पीपल्स पार्टी मटेरियल। पीपल्स पार्टी का एक मिजाज है, एक डिफरेंट मतलब है उसका, इट्स टोटली डिफरेंट। मतलब मैं नहीं समझता कि कोई भी जियाला मिजाज है, जैसे जियाला है, जज्बाती है और मतलब वो एक दमादम मस्त कलंदर मतलब वो डिफरेंट है बिल्कुल। जो तो उसमें जो है ना वो ये माजर से तारिक मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि ये इस किस्म के लोग चौधरी मंजूर जैसे, कमर जमान कायरा जैसे, फिर और भी साउथ पंजाब में मतलब बहुत सारे हैं, अहमद क्या नाम है उनका, अहमद महमूद, वो मतलब इन लोगों को पार्टी को रिवैम्प करने के लिए चाहिए कि कोई अच्छी क़यादत पंजाब में सामने लेके आए। मंजूर वट्टू इज नॉट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चलिए अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे बात शुरू करता हूं। इसी बात को जो है मैं ब्रेक ले लें, इसके बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब में पीपल्स पार्टी की, आप क्या कहना चाह रहे थे? पीपल्स पार्टी इतनी नीचे चली गई कि कायरा साहब के पास सदारत रही सेंट्रल पंजाब की, कुछ नहीं कर सके। लोग जो है ना पीपल्स पार्टी का टिकट लेने को तैयार नहीं। आपको बताया पीपल्स पार्टी की जो आसिफ साहब की स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी पे लास्ट इलेक्शन में उन्होंने 6 MNAs हैं उनके पंजाब से, मखदूम अहमद महमूद के दोनों बेटे, फिर जो मुजफ्फरगढ़ के MNA साउथ पंजाब से। अभी भी उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि वो वहाँ से 20 से 25 सीटें लें इलेक्टेबल्स के थ्रू, और ऐसे ऐसे लोग जो अपनी सीटें निकाल सकते हैं उनको करें। पीपल्स पार्टी 2023 तक आप ये समझें कि वो मासिस की पार्टी बन जाएगी, वो वहाँ से इनकलाब लेके आ जाएंगे, जियाले उठ खड़े होंगे। मुझे नहीं नज़र आता कि ऐसी सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर। इस वजह से उनकी जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होगी। वो साउथ पंजाब से बड़े फ्यूडल्स जो PTI से नाराज़ होंगे या किसी और के कहने पर PTI में या मुख्तलिफ जमातों में जाते रहें, हमेशा उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ मिला लें, कुछ और कर लें, ताकि वो ये 20 से 25 सीटों की तरफ चले जाएं। सिंध से उनको जो है ना वो सीटें मिलें, और वो कोशिश करें कि ताकि मरकज़ के अंदर वो एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ जब तक पंजाब में वो स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेंगे, जब तक मरकज़ में आना बहुत मुश्किल। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ज़मीर हैदर साहब ये बताइएगा कि ये जो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला शुरू हो गया है, और आपने देखा कि तालिबान की भी वहाँ पेशकदमी बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन वो बेशतर अजला के ऊपर काबिज होते चले जा रहे हैं, तो ये क्या सिनेरियो आपको फ्यूचर का नज़र आ रहा है? थोड़ा सा मुश्किल बात है, लेकिन अब क्या करें, मतलब वो अंग्रेजी में कहा, दिस इज द एरिया वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं हमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना कहना कि नहीं है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की अफगानिस्तान के हवाले से। इससे ज़्यादा आप अगर बात करेंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं कि जी व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि हमने इंटरफेयर नहीं करना किसी भी तरह, तो वो भी गलत है, क्योंकि आप कर रहे हैं, आप करते रहे हैं और आप करते रहेंगे फॉर दी
बेटरमेंट एंड फॉर द पीस इन अफगानिस्तान। मैं ये नहीं कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप करते हैं, पीस के लिए। आपने जो कोल्ड वॉर ईरा था उसमें आपने अमेरिका का साथ सिर्फ इसलिए दिया था कि अफगानी आपके भाई थे, नेबर्स थे, और उनके ऊपर एक गैर मुल्की अफवाज ने मुसल्लत होने की कोशिश की थी, और गैर मतलब आपने उसको वहाँ से निजात दिलाई, आप पार्टनर बने अमेरिका के। अब आपने पूरा टेबल पर सब कुछ बैठकर तय करवा दिया, आप बीच में रहे थ्रू आउट, आप पार्ट एंड पार्सल रहे तमाम नेगोशिएशंस के तालिबान के साथ। अब कहा यह जा रहा है कि तालिबान जो हैं वो जो शराइत थी उनकी खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि कोई ना कोई लूप होल किसी जगह पे जानबूझकर छोड़ा गया है। किसकी तरफ से छोड़ा गया है? अमेरिका की तरफ से छोड़ा गया है, मुझे नहीं मालूम। काबुल की हुकूमत की तरफ से छोड़ा गया है, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया है, मुझे नहीं मालूम। भारत के इंटरेस्ट है, मतलब और ममालिक के इंटरेस्ट है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक होल खाली छोड़ा गया है डिलिबरेटली, जो हमेशा से अफगानिस्तान के साथ ज्यादती होती आई है, और वो यही है कि जिसके बाद फिर दोबारा अनरेस्ट आता है, जो इसका प्राइम मिनिस्टर ने वार्न भी कर दिया कि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहां पे अब सिविल अनरेस्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा जो मतलब जो बैकलैश होगा वो पाकिस्तान पर। तारिक महमूद साहब, 40 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि जब भी अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका सारा मलबा जो है पाकिस्तान पे आके गिरता है, वो अफगान माजरीन की शक्ल में हो, टेररिज्म की शक्ल में हो। पाकिस्तान ने तो बहुत नुकसान उठाया है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान कोई लूप होल छोड़ सकता है इस किस्म का? नहीं, अब भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब दो चीज़ें हैं, एक चैलेंजेस क्या है और दूसरी हमारी स्ट्रेटजी। चैलेंज ये है कि माइग्रेशन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 5 से 7 लाख अफराद माइग्रेट करेंगे। अब हमने स्ट्रेटजी बनाई है कि हम उनको बॉर्डर एरिया से आगे नहीं आने देंगे। चैलेंज ये है कि इस माइग्रेशन के अंदर इत्तलात हैं कि रॉ और अफगान इंटेलिजेंस के लोग जो है ना वो आएंगे और वो पेनिट्रेट करेंगे बस। चैलेंज ये है कि 3000 के करीब दाइश के लोग जो है वो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो सेटल हो गए हैं, जो जिन्होंने सीरिया के साथ से माइग्रेशन की है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो भी पाकिस्तान की कोई हामी नहीं है। चैलेंज ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अनरेस्ट होना है, और अफ़गान तालिबान जो हैं वो जिस तरीके के साथ चीज़ों को कैप्चर करते जा रहे हैं, जितने वो ताकतवर होते जाएंगे उतने हमारे जो है फोल्ड से वो पहली बार निकले हुए बाकी भी फारिग हो जाएंगे। चैलेंज ये है कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर वैसे तो कहें कि जी लोगों ने अपने एक दूसरे के साथ डिस्टेंस किया, लेकिन इनके आपस के अंदर लिंकेजेस हैं और ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। चैलेंज ये है कि पाकिस्तान एयर स्पेस अमेरिका को देगा, क्योंकि वो हम एक मुआहदे के तहत वो हम उस पर पाबंदी नहीं, हम अपनी जो ज़मीनी स्पेस है वो नहीं दे रहे, एयर स्पेस हमारी यूज़ होगी। चैलेंज ये है कि उसके नतीजे में हमारे ऊपर जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर एक और चीज़ है जो हमने फैसला किया है कि अगर इस बार तालिबान ने बज़ौर ताकत अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया तो पाकिस्तान उस अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद है कि पिछली दफ़ा हमने उनको तस्लीम कर लिया था सबसे पहले। तो अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम अलहदा रहना चाहते हैं। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम अमेरिका का साथ दिए बगैर अफ़गानिस्तान के अंदर से अपना पैर नहीं निकाल सकते। अमेरिका का साथ अगर ज़्यादा देते हैं तो बैलेंस आउट होता है चाइना की तरफ से, और जो चाइना है वो हमेशा हर वक्त के अंदर मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहा है, और CPEC की इन्वेस्टमेंट से लेकर दूसरी चीज़ों में बैलेंस करना, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपना हाउस इन ऑर्डर करना, अपने आप को सिक्योर करना, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और इस तासुर को कायम रखना कि जनाब आपका काम है, आप जाने, हम न्यूट्रल है इसके अंदर। ये आइंदा कल जो है वो विड्रॉल मतलब 80-90% US फोर्सेस कल चली जाएंगी 4 जुलाई को। 11 सितंबर उन्होंने एक सिंबॉलिक डेट दी है, चंद चीज़ें रह जाएंगी वहाँ पे। तो